वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भाई 5th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। भाई आप लोगों की बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। हिंदी में बोले तो भाई आप लोगों का प्रशासन और लोक नीति तथ्य एवं सिद्धांत, यह आप लोगों की बुक का नाम है, ठीक है ना भाई। आज मैं आप लोगों को इस बुक का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 जो है पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले कि भाई जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसकी वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब भाई आप लोगों की यूनिट का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत। अब ये प्रशासनिक सिद्धांत होता क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट्स में पहले बता दिया है चैप्टर्स में, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई बच्चा अगर देख रहा होगा इस वीडियो को तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो भाई प्रशासनिक सिद्धांत साफ सीधा सा अर्थों में बताऊं मैं आप लोगों को, प्रशासन करने का सिद्धांत, यानी कि किसी फैक्ट्री, किसी देश, किसी कंपनी में शासन कैसे चलाया जाता है, उसके तरीके को हम क्या कहते हैं, शासन चलाने के तरीके को हम कहते हैं प्रशासनिक सिद्धांत, ठीक है ना। अब शासन करने के भाई बहुत सारे तरीके हैं। अब प्रशासनिक तरीके को भाई दो भागों में डिवाइडेड कर दिया है, ठीक है भाई, दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला इनमें भाई शास्त्रीय सिद्धांत और इसमें है नवशास्त्रीय सिद्धांत। अब दोनों में फर्क क्या है भाई, इनमें ये सारे सिद्धांत आते हैं जो हमने भाई इससे पहले के चैप्टर में पढ़े हैं, और इनमें ये दो सिद्धांत आते हैं, ठीक है ना। हमने इससे पहले 4th चैप्टर में ये मानव संबंधी सिद्धांत पढ़ा, अब ये लास्ट वाला पढ़ रहे हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे सारे सिद्धांत दिख रहे हैं, ये वही हैं सारे भाई, प्रशासन करने के अलग अलग तरीके हैं। बस ये वाले जो 3 सिद्धांत हैं, इनमें मानव को ज़्यादा भाई अहमियत नहीं दी जाती, और इनमें मानव को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस वजह से ही भाई इन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, दैट्स इट। ये चीज़ आप लोगों से क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, बस मैं आप लोगों को आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने जितने भी पढ़े होंगे आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। अब भाई आपके चैप्टर का भी जो नाम है वो है तार्किक निर्णय निर्माण, यानी कि भाई इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं निर्णय निर्माण कैसे होता है। निर्णय मतलब तुम्हें पता ही है भाई डिसीजन, और निर्माण मतलब बनाना, यानी कि डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। जो हम डिसीजन वगैरह लेते हैं भाई किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या किसी देश में कह लो, तो उन डिसीजन को किस बेसिस वगैरह पे लिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए, यही सारी चीजें अब इस सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब भाई ये जो सिद्धांत है ये दिया किसने था, हर्बर्ट साइमन ने दिया था, ठीक है। अब सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, यानी कि परिचय से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, निर्णय निर्माण संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संगठन भाई मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि फैक्ट्री कह लो, आप कंपनी कह लो, या किसी देश को भी कह सकते हो आप संगठन। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि भाई जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संगठन में। अब वो कैसे भाई, खुद सोचो भाई, अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई देश चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, जब तक उसमें डिसीजन नहीं लेंगे कि क्या चीज़ कैसे होनी है, तो भाई संगठन का काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस वजह से ही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो है हमारी निर्णय निर्माण, यानी कि डिसीजन लेना या डिसीजन बनाना, आप भी बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रश्न शामिल होते हैं, यानी कि हमारी जो कंपनी, फैक्ट्री या देश है ना, इनमें भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब वो कैसे भाई, मान लो किसी कंपनी को चलाना है, किसी फैक्ट्री को चलाना है, किसी देश को चलाना है, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो भाई बताता हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, उद्देश्य क्या है। किसी देश को तुम चला रहे हो, किसी कंपनी को चला रहे हो, किसी फैक्ट्री को चला रहे हो, तो वो किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। भाई कोई फैक्ट्री खोली गई है तो उसका मेन पर्पस क्या है फैक्ट्री का, ठीक है। अगला क्या है भाई, अगला आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। यानी कि अब आपने सोच लिया कि भाई इस कंपनी में, फैक्ट्री में हम ब्रेड बनाएंगे, तो अब ब्रेड बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अब इस चीज को करे कैसे। मान लो आप लोगों को पता लग गया कि ब्रेड वगैरह जो है बनाने के लिए भाई आपको क्या क्या काम करने हैं पता लग गया, ठीक है। अब ये काम होंगे कैसे भाई, आप लोगों को माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई काम तो पता चल गया आप लोगों को, अब काम कैसे करने हैं ये चीज भी आपके माइंड में आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद भाई काम कौन करेगा, कौन सा काम कौन कौन बंदा करेगा, ये भी आएगा, ठीक है ना। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, यानी कि किस किस चीज से, मटेरियल से बनेगा वो, ठीक है ना, या कौन कौन बंदे इसमें शामिल होंगे, कौन कौन उस काम को करेगा, ठीक है। और क्या संसाधन होंगे, यानी कि ब्रेड जो है वो किस चीज से बनाई जाएगी, इसमें क्या क्या मटेरियल जो है वो मिलाकर हम ब्रेड को बनाएंगे, ठीक है। तो बस भाई मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रेड का एग्जांपल लिया है एक कंपनी के अंदर, ठीक है।
देश के अंदर बात करेंगे तो कोई और एग्जाम्पल हो सकता है, बट आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे एक संगठन को चलाने के लिए, ये ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ना भाई, इन क्वेश्चन को देखते हुए ऑप्शन देखते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन देखते हैं, यानी कि विकल्प देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है भाई हमारे पास, और संभावनाएं देखते हैं। आप ऑप्शन ही कह सकते हो इन दोनों को, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, अब इन ऑप्शन के ऊपर भाई क्या करते हैं, हम अपनी योजना बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग वगैरह करते हैं। अब ये सारी चीजें कर लेते हैं, हमें सारे ऑप्शन पता लग गए कि भाई क्या क्या चीजें किस तरीके से हो सकती हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज हो सकता है, कौन कौन इसमें बंदे शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे किया जाना चाहिए। सारा ऑप्शन जो है हमें पता लग गया, हमने प्लान कर लिया अच्छे से। अब निर्णय निर्माण क्या है भाई, निर्णय निर्माण ये जो जितने भी सारे ऑप्शन है ना, इन सब में से सबसे बेहतर ऑप्शन पता लगाना, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, निर्णय। आई होप कि आप लोगों को भाई ये टोटली जो है समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो स्किप मार दीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। बस आप इसे स्किप मार सकते हैं, यहाँ से आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में। आगे अच्छे से समझाऊंगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो अंतिम निर्णय लिया जाता है उसे निर्णय निर्माण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है भाई कि जब आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आएंगे किसी संगठन को, किसी देश को, किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, फिर भाई आप लोगों को सारे ऑप्शन पता चल जाएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ों से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, कौन कौन लगेंगे, इसमें से सारे ऑप्शन पता लग जाएंगे। फिर उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन आप निकालोगे, यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका चुनोगे, तो उस बेहतरीन तरीके के चुनने को ही हम क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण कहते हैं। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब भाई साफ सीधा सा अर्थों में आप लोगों को समझा देता हूँ। निर्णय निर्माण यार आप लोगों को पता, नाम से ही समझ में आ रहा है। निर्णय मतलब होता है डिसीजन, और निर्माण मतलब भाई डिसीजन बनाना कह सकते हो या डिसीजन लेना कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भाई आज आप लोगों को स्कूल जाना है या नहीं जाना, तो ये आप डिसीजन ही तो ले रहे हो ना, डिसीजन निर्माण ही तो कर रहे हो, निर्णय निर्माण ही तो कर रहे हो। तो बस इतना सही बोला है, ठीक है ना। कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। निर्णय निर्माण क्या चीज आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, निर्णय या डिसीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डेसिडो से हुई है, जिसका अर्थ समझौता या समाधान है। अब ये जो भाई निर्णय शब्द है या डिसीजन कह सकते हो आप इंग्लिश में, ठीक है ना, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, ये भाई आपका डेसिडो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब ये डेसिडो शब्द जो है भाई ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है ना। अब इस डेसिडो शब्द का मतलब क्या हुआ भाई, डेसिडो शब्द का मतलब है समझौता करना या समाधान निकालना। तो इन सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो डिसीजन का मतलब या निर्णय का मतलब साफ सीधा से ये हो गया किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना या किसी प्रॉब्लम का समाधान करना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा बहुत कि भाई अभी आपने बताया डिसीजन लेना और आप कह रहे हो कि आप समाधान निकालना प्रॉब्लम का, तो भाई प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए तो आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे ना, तो उसी को तो भाई निर्णय निर्माण कहते हैं। प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बस साफ सिंपल सा लैंग्वेज में समझ जाइएगा। आप डिसीजन लेना उसी को हम निर्णय निर्माण कहते हैं, ठीक है। आगे भाई लिख भी रखा है मैंने, सरल शब्दों में निर्णय निर्माण का अर्थ है कि समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना निर्णय निर्माण कहलाता है। यानी कि साफ सीधा सा बोलूं तो भाई मान लो ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस फैक्ट्री की प्रॉब्लम को भाई सॉल्व करने के लिए जो हम अंतिम निर्णय लेंगे, अंतिम डिसीजन लेंगे, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है ना। आई होप कि गाइज आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं भाई आपकी मेन हेडिंग की। देखो भाई यहाँ से आपकी मेन हेडिंग जो है वो स्टार्ट होती है और यहीं से मेनली क्वेश्चंस वगैरह जो है आपके बनते हैं और पेपर में यहीं से आप लिखना जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब भाई आपकी हेडिंग है निर्णय निर्माण की परिभाषा, यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने भाई निर्णय निर्माण को अपने शब्दों में बताया कि क्या चीज है। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो पहली परिभाषा भाई किसने दी थी, कुंटज और डोनल ने, ठीक है ना। भाई ये कुंटज और डोनल क्या चीज है, ये पढ़े लिखे इंसानों का नाम है। तो उन लोगों ने भाई बताया था निर्णय निर्माण क्या चीज है, उनके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। गतिविधि के अनेक विकल्पों में से एक वास्तविक चुनाव ही निर्णय निर्माण है। यानी कि इन्होंने ये बताया भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है।
अब बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को चुनना जो सबसे बेहतर है, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण कहते हैं, या डिसीजन मेकिंग आप इंग्लिश में कह सकते हो। ठीक है, अगले विद्वान कौन थे भाई, अगले थे हमारे मेल्विन टी कोपलैंड। ठीक है ना भाई, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, पढ़े लिखे इंसान का नाम है। इन्होंने क्या बताया भाई, निर्णय निर्माण प्रशासन वास्तव में एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। तो भाई इन्होंने प्रशासन को ही निर्णय निर्माण प्रक्रिया बता दिया, जो एक्चुअल में ठीक बात भी है। अगर हम देखें तो भाई जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भाई पूरा शासन हो रहा है, तो वह एक तरीके से बिना निर्णय के तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि फैक्ट्री में स्टेप बाय स्टेप कंपनियों में हर जगह पे निर्णय लिए जाते हैं, हर जगह पे डिसीजन वगैरह जो है वो लिए जाते हैं। तो एक तरीके से यही कह रहा है, प्रशासन जो है वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। चलो भाई नेक्स्ट व्यक्ति को देखते हैं, भाई नेक्स्ट इंसान को देखते हैं, पीटर ड्रकर। ठीक है ना भाई, इनका नाम है, अजीब और गरीब से नाम है, तो थोड़ा याद रखिएगा, ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन आ गया ये। ठीक है ना, बस इतना याद रखो ये पढ़े लिखे इंसान थे, तो इनके नाम भी भाई थोड़े अजीब और गरीब है। ठीक है, प्रबंधक जो भी करता है वह निर्णय निर्माण द्वारा करता है। तो भाई इन्होंने निर्णय निर्माण को भाई क्या बताया, इन्होंने बताया जो मैनेजर होता है ना कंपनी में, कह सकते हो, या देश का मैनेजर कौन हुआ भाई, देश के जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री हो गए या आईएएस अधिकारी वगैरह, ये सारे जो लोग होते हैं जो डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, नेता वगैरह हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारे देश के मैनेजर चलाएंगे, या कंपनी के मैनेजर हो गए, या हमारे भाई किसी फैक्ट्री के मैनेजर हो गए। तो भाई ये जो भी काम करते हैं वो निर्णय निर्माण द्वारा ही करते हैं। और ये फैक्ट भी है भाई, आप देखोगे तो आप मान लो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई देश है, इनमें जो भी काम होते हैं भाई पहले उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, तब जाके काम जो है वो किया जाता है। सबसे बेहतर पहले विकल्प खोजेंगे, डिसीजन लेंगे कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, तब जाके उस काम को जो है ये लोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 डेफिनेशन दी हैं और पेपर में सिर्फ 3 ही लिखनी होती है, इससे ज़्यादा लिखने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ने है तो फिर आप गूगल वगैरह सर्च कर सकते हो। तो भाई आप लोगों की नेक्स्ट मेन हेडिंग है हर्बर्ट साइमन, यानी कि हर्बर्ट साइमन जो है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई इन लोगों, इनका जन्म वगैरह जो है वो कहाँ पे हुआ है, इन लोगों ने अपनी पुस्तक वगैरह जो है वो कौन कौन सी लिखी है, इन्होंने अपनी किताबें कौन कौन सी लिखी है, ये सब चीज़ें जो है पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, इनके बारे में। अब यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। देखो भाई इस चैप्टर में आप लोगों की फालतू की बकवास जो है वो बहुत पेल रखी है आपके सिलेबस में। ठीक है, जिसे पढ़ाना भाई मैं ठीक नहीं समझता, बिकॉज उन बातों का कोई भी तुक नहीं है, उन सारे टॉपिक्स का कोई भी तुक नहीं है, इस चैप्टर में कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, वो सारी बातें नॉर्मली आप जानते भी हो और पेपर में आपसे ना ही पूछे जाएंगी वो सारी चीज़ें, और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फालतू की बातें थी, इस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी है। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि सर आपने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए, ये वो फलाना। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल ही मत बोलना, मैंने वो सारे टॉपिक्स लिए हैं जो आपके काम के हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे, फालतू बकवास नहीं ली है, और जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे वही टॉपिक है। तो भाई अब थोड़ा हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, हर्बर्ट साइमन का जन्म 1916 में अमेरिका में हुआ था। सन 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो भाई ये जो आपके हर्बर्ट साइमन थे, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे, इंसान थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भाई, आपका 1916 में हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, अब भाई यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2016 लिख रखा, तो इसे 1916 भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया भाई, हर्बर्ट साइमन का जन्म जो है वो 1916 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अब 1978 में भाई क्या हुआ, 1978 में भाई इन्हें अर्थशास्त्र की बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई थी, और इन्होंने भाई अर्थशास्त्र की फील्ड में बहुत ज्यादा क्या करा, अपना योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाई, अपनी बहुत सारी चीजें इन्होंने रिसर्च करी और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। इस वजह से ही भाई इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया 1978 में। अब भाई नोबेल पुरस्कार दिया तो कुछ ना कुछ बड़ा काम तो इन्होंने करा ही होगा। आई होप कि आप लोग ये चीज जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, अब भाई इन्होंने अपनी कुछ बुक वगैरह भी लिखी है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, बुक वगैरह है, तो वो बुक वगैरह भी आप लोगों को पता होनी जरूरी है। जैसे कि पहली बुक का नाम इनका क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी भाई, 1947 में पब्लिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। दूसरी बुक का नाम क्या है भाई इनकी दूसरी बुक का नाम है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1953 में भाई पब्लिश हुई थी। ठीक है, अगली है भाई इनकी बुक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1958 में इनकी पब्लिश हुई थी। अगली है भाई इनकी ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और ये वाली जो बुक है आपकी, इनकी 1972 में
रिलीज हुई थी, पब्लिक हुई थी। तो भाई इन्होंने और भी बुकें लिखी होंगी, फिलहाल के लिए मेन 4 इनकी बुकें थी, ठीक है ना। और इन बुकों के नाम याद रखने तो रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप अपनी पहली बुक का जो है इसका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो निर्णय निर्माण से रिलेटेड बात की थी ना इन्होंने, ये अपनी पहली बुक में ही करी थी इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, ठीक है ना। तो बस इस वाली बुक का नाम याद रखना, बाकी का रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं इस चीज में, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई हमारा, हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर निर्णय निर्माण के अध्ययन के लिए उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। तो भाई जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनकी जो पहली पुस्तक थी जो 1947 में आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, हर्बर्ट साइमन की जो बुक थी, इसमें भाई इन्होंने निर्णय निर्माण के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी, बहुत सारे अपने सिद्धांत बताए, तरीके बताए, बहुत सारी नॉलेज दी इन्होंने इस चीज़ के बारे में। तो इस वजह से निर्णय निर्माण की पढ़ाई करने के लिए भाई एक बहुत अच्छी बुक माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, साइमन के अनुसार संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को निर्णायक प्रक्रियाओं की रचना का अध्ययन करना चाहिए। तो भाई साइमन यहाँ पे ये कह रहे हैं, साइमन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, साइमन कह रहे हैं अगर तुम्हें भाई किसी संगठन का अध्ययन करना है, यानी कि किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी या किसी देश की समस्याओं वगैरह का पता लगाना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह पता लगाना है, तो सबसे पहले भाई उनमें निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करो, जांच करो कि उनमें डिसीजन वगैरह जो है वो किस टाइप से लिए जा रहे हैं, उसका प्रोसीजर वगैरह जो है वो क्या है, वो सारे डिसीजन के तरीके वगैरह देखो, उसकी जांच करो। तभी आप जाके भाई जो संगठन है, यानी कि फैक्ट्री, आप फैक्ट्री कह सकते हो, कंपनी कह सकते हो, या किसी देश जो है उसको अच्छे से समझ पाओगे कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसे ग्रो करने में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ चुकी होगी। अभी तक जो आपने भाई 2-3 हेडिंग पढ़ी है ऊपर, वो सारी हेडिंग जो है ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, बट जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निर्णय निर्माण से रिलेटेड, आगे जब मैं बताऊंगा कहाँ से पूछा जाएगा, तो उसमें भाई आप इन सारी बातों को इंक्लूड कर सकते हो जो भी आपको ऊपर 2-3 हेडिंग में पढ़ाई गई है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को ये सारी बातें जो है पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। अगली भाई नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण। पहले भाई मैं आप लोगों को हेडिंग का मतलब समझा देता हूँ। देखो भाई अब अभी हमें ये बताएगा कि एक अच्छा डिसीजन जो है उसको लेने के लिए क्या क्या स्टेप जो है हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या तरीके जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही स्टेप सारे पढ़ेंगे भाई। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा, तीसरा, ऐसे कर करके एक अच्छा डिसीजन लेने के इन लोगों ने स्टेप बता रखे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप का भाई नाम है इन लोगों का बौद्धिक या अन्वेषण गतिविधि। इसमें क्या बोला गया है भाई, इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके समस्या का पता लगाकर सूचनाओं को एकत्रित करता है और समाधानों का विश्लेषण करता है। यानी कि ये कह रहा है भाई अगर तुम्हें एक अच्छा डिसीजन लेना है तो सबसे पहले क्या करना है भाई, तुम लोगों को अपनी बुद्धि का यूज करना है, ठीक है ना। अपनी बुद्धि का यूज करके क्या करना है, तुम्हें प्रॉब्लम जो हो रही है ना उसका पता लगाना है। प्रॉब्लम पता लगा ली, अब प्रॉब्लम पता लगाने के बाद भाई प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद भाई संसाधन लिख रखा है मैंने, संसाधन काट के भाई समस्या कर लेना, ठीक है ना। समस्या कर लेना संसाधन काट के, ठीक है। फिर भाई समस्या जो है उसकी विश्लेषण करो, यानी कि उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करो। तो फर्स्ट स्टेप भाई आप लोगों को साफ सीधा से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में भाई ये बोला एक अच्छा डिसीजन लेना, तो सबसे पहला काम ये करो कि भाई अपनी बुद्धि का उपयोग करके समस्या की जांच पड़ताल करो, समस्या के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा, ठीक है। अब भाई दूसरा स्टेप है हमारा, उसका नाम है हमारा प्रारूप या डिजाइन गतिविधि। अब ये कह रहा है भाई दूसरे स्टेप में ये कह रहा है अब तुमने भाई तुमने भाई प्रॉब्लम का जो है वो पता लगा लिया, प्रॉब्लम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर ली। अब उसके सॉल्यूशन ढूंढो। उसके सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं भाई, एक प्रॉब्लम का जरूरी थोड़ी है एक ही सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यही कह रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन हैं संभावित, जितने भी पॉसिबल, जितने भी भाई सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन ढूंढो। फिर उन सारे सॉल्यूशनों की भाई जांच करो, उन सारे विकल्पों की, उन सारे ऑप्शनों की जांच करो अच्छे से। अब तीसरे स्टेप में भाई क्या करने के लिए बोल रहा है, चुनाव और क्रियान्वयन। फिर ये कह रहा है भाई जो तुमने सारे सॉल्यूशन पता लगा लिए, सारे सॉल्यूशन में से भाई सबसे बेहतर जो है वो वाला सॉल्यूशन चुनो और फिर उसे इंप्लीमेंट कर दो, उसका क्रियान्वयन कर दो, यानी कि उसे अप्लाई कर दो। अब चौथा चरण और दे दिया भाई। चौथे चरण में इनने क्या बोला है भाई, समीक्षा का चरण। समीक्षा मतलब कि भाई जांच पड़ताल होता है, ठीक है ना, जांच पड़ताल करना।
यानी कि अब भाई तुमने डिसीजन ले लिया पूरा और इम्प्लीमेंट भी कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो भाई लास्ट में अब ये देखो कि वो जो डिसीजन तुमने लिया है उसका इम्प्लीमेंट करा है तो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, यानी कि उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उन सभी चीजों की जो है आप जांच करके देखो कि उससे भाई अच्छा परिणाम आ रहा है या बुरा परिणाम हो रहा है, ठीक है भाई। तो इन लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए ये 4 जो है स्टेप बताए हैं, 4 चरण बताए हैं, इन्हें याद रख लीजिएगा। नॉर्मल सी बात थी, आप लोगों को पता ही होंगे, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग जो है ये है हमारी साइमन के अनुसार 6 प्रकार के तार्किकता, यानी कि भाई जो हर्बर्ट साइमन थे उन्होंने 6 टाइप की तार्किकता बताई है। तार्किकता यानी कि लॉजिक आप कह सकते हो, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, आपने ये जो अभी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पढ़े हैं ना, 4 स्टेप पढ़े हैं, तो भाई ये हर्बर्ट साइमन ने नहीं बताए, ये बात ध्यान रखना। ये नॉर्मल सी निर्णय निर्माण प्रक्रिया है जो आप लोगों को यूजुअली हर जगह मिल जाएगी। जो हर्बर्ट साइमन ने बताई है वो बातें थोड़ी सी इससे अलग है। उसमें क्या होता है, उसमें बस लॉजिक जुड़ जाता है, तार्किकता जुड़ जाती है वो भी डिसीजन लेने का तरीका ही, बट उसमें लॉजिक जुड़ जाता है। अभी तक जो बातें पढ़ रहे हो तुम, इनमें लॉजिक नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब साइमन के अनुसार भाई 6 तरीके की भाई क्या है तार्किकता, यानी कि 6 तरीके की लॉजिक है। तो वो कौन कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट भाई आप लोगों को ये दे रखा है, कई संभावित विकल्पों में से यदि किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है तो एक विकल्प यह नहीं दर्शाता कि बाकी चुने हुए विकल्प उपयुक्त नहीं है या गलत है। तो साफ सीधा सा बोलूं तो भाई यहाँ पे हर्बर्ट साइमन ये कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही है बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मान लो भाई मैंने ये वाला सॉल्यूशन जो है चुन लिया और उसे अप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सारे डिसीजन जो थे, ये जो सारे सॉल्यूशन थे ये बेकार हैं या ये जो डिसीजन है ये सारे गलत थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है भाई। यही बोला गया है आपको इस पॉइंट में। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे बोला गया है भाई साइमन के अनुसार यदि हम तार्किकता को ध्यान में रखकर निर्णय लें तो हम यह भी समझ सकते हैं कि निर्णय निर्माता द्वारा उस विशेष परिस्थिति में उस विशेष गतिविधि का चुनाव क्यों किया गया। अब साइमन भाई यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो समस्या के अलग अलग सॉल्यूशन थे, ठीक है, एक व्यक्ति ने मान लो सबसे बेहतरीन, उसके मायने में सबसे बेहतरीन ये वाला था और उसने ये चुन लिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई ये बाकी सारे जो है वो बेकार होंगे, साइमन ने ऐसा बोला, ठीक है। अब यहाँ पे साइमन एक और बात बोलते हैं, साइमन बोलते हैं अगर हम ये सारे जो ये डिसीजन है ना, यानी कि चारों में से एक ऑप्शन चुनते हैं, अगर ये चीज हम लॉजिक के आधार पे चुने यानी कि तार्किकता के आधार पे चुने, तो इस चीज से भाई हमें एक बात पता लग सकती है। क्या बात पता लग सकती है कि भाई उस बंदे ने इसी को क्यों चुना, ये बात हमें पता लग सकती है। भाई इसके पीछे रीजन तो होगा ना कुछ कि इसी चीज को उसने क्यों चुना, अगर हम लॉजिक के पीछे देखेंगे तो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब भाई हर्बर्ट साइमन ने फाइनली यहाँ पे 6 प्रकार का भाई लॉजिक बताया, तार्किकता बताई है, आप इसे लक्ष्य वगैरह भी कह सकते हो, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो है आपका वो है व्यक्तिपरक तार्किकता, लॉजिक कह लो या साथ ही साथ आप इसे लक्ष्य भी कह सकते हो। वैसे तार्किकता का मतलब लक्ष्य नहीं होता है, बट यहाँ पे भाई तार्किकता का मतलब लक्ष्य भी बन रहा है, इस वजह से मैं बार बार लक्ष्य जो है बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये 6 लॉजिक पढ़ाने से पहले भाई आप लोगों को एक चीज यहाँ पे अच्छे से बताना चाहूंगा, ये 6 लॉजिक आप लोगों को पढ़ा क्यों रही है। देखो भाई मैंने बताया था, मान लो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम के भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है, मान लो ये 4 सॉल्यूशन है, ठीक है, 4 सॉल्यूशन है। अब 4 में से आपने मान लो ये वाला चुन लिया, सबसे ऊपर वाला सॉल्यूशन आपने चुन लिया, ठीक है। तो अब ऊपर वाला जो सॉल्यूशन चुना होगा वो किसी बेस पे तो चुना होगा आपने, किसी लक्ष्य पे तो चुना होगा, कुछ सोच कर ही तो चुना होगा, कुछ तो उसमें लॉजिक होगा, तभी आपने चुना होगा। तो यहाँ पे भाई हर्बर्ट साइमन ने तभी 6 टाइप की यहाँ पे लॉजिक बताए हैं, लक्ष्य बताए हैं, और इन्हें बताते हुए भाई हर्बर्ट साइमन ने ये बोला है कि ये जो हम लॉजिक वगैरह के आधार पे, लक्ष्य वगैरह के आधार पे हम निर्णय लेते हैं, तो इस चीज से एक बात पता लग जाती है कि उस बंदे ने किस बेसिस पे भाई, किस लॉजिक के बेस पर जो है ये वाला निर्णय लिया। क्योंकि बाकी निर्णय भी तो भाई खराब नहीं हो सकते, बाकी जो ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, वो खराब तो नहीं हो सकते, बट फिर भी उसने ये चुना, तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, उसके पीछे कोई तो लक्ष्य होगा ना, कोई तो टारगेट होगा उसका। तो वही सब चीजें पढ़ाने के लिए भाई इन्होंने 6 लॉजिक जो है बताए हैं, कौन कौन से 6 लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा अगर डिसीजन लेता है तो उसके पीछे ये 6 लॉजिक जो है
एक होगा, 6 में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी। तो भाई पहला लॉजिक जो है आपका, या पहला तार्किकता या पहला लक्ष्य आप बोल सकते हो, वो है व्यक्तिपरक तार्किकता। तो भाई इसमें बोला गया है यदि व्यक्ति निर्णय लेते समय वास्तविक ज्ञान की तुलना में अपने ज्ञान को सर्वोच्च मानकर निर्णय लेता है तो वह निर्णय व्यक्तिपरक तार्किकता पर आधारित होते हैं। यानी कि मान लो भाई कोई व्यक्ति है, किसी की लाइफ में भाई मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब उसके पास भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है, मान लो ये 3 सॉल्यूशन है, अब उसे भाई 3 में से एक चुनना है। ठीक है, अब भाई वास्तविक ज्ञान के अकॉर्डिंग मान लो ये बीच वाला जो है वो ठीक है। अब वास्तविक ज्ञान क्या होता है, यानी कि रियल नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंग ये बीच वाला सबसे परफेक्ट है। बट फिर भी वो भाई अपने ज्ञान को मतलब मैं करते हैं ना बहुत से लोग कि भाई मैं ही हूं सब कुछ और मेरे को तुम सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो वो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो रियल ज्ञान है, जो रियल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ना लेकर अपनी नॉलेज को सबसे ऊपर मान के डिसीजन लेता है, तो उस वाले डिसीजन के पीछे व्यक्तिपरक तार्किकता होती है। अब साफ सीधा सा आप लोगों को मतलब समझाता हूं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो भाई बोलते हैं मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सब कुछ है, मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति भाई जो भी डिसीजन लेते हैं मैं करते हैं ना, यानी कि अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है वो, जबकि रियलिटी में फैक्ट कुछ और होगा, बट वो फिर भी सबसे ऊपर अपने आप को ही समझते हैं। तो वो व्यक्ति जब भी निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे भाई कौन सी तार्किकता होती है, व्यक्तिपरक तार्किकता होती है, ये वाला लॉजिक जो होता है। ठीक है, अगला है भाई तुम्हारा वस्तुपरक तार्किकता। साफ सीधा सो बोलूं तो मान लो भाई, मान लो कोई आपकी एक चीज है, वस्तु है, ठीक है ना, कोई भी एक वस्तु है। अब तुम भाई इस वस्तु के मूल्य बढ़ाने के लिए भाई कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना, कोई भी एक डिसीजन लिया तुमने वास्तविक ज्ञान के अनुसार, यानी कि रियल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया। क्या पर्पस था आपका डिसीजन लेने का? मूल्य बढ़ाने का। मूल्य यानी कि इस वस्तु का दाम बढ़ाने का, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा महंगी बिके। तो इसके पीछे भाई कौन सी तार्किकता होती है? वस्तुपरक तार्किकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। तीसरी तार्किकता विमर्शी या चेतना तार्किकता आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें मान लो कोई प्रॉब्लम हुई है किसी व्यक्ति को, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करके, ठीक है ना, या अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग करके अगर कोई डिसीजन लेता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उस वाले डिसीजन जो है वो किस पे बेस्ड होता है? वो हमारा विमर्शी या चेतना तार्किकता पर बेस्ड होता है। ठीक है, आप फोर्थ पढ़ते हैं भाई। फोर्थ क्या है हमारा? प्रबुद्ध या संकल्पिक तार्किकता। अब इसमें क्या है भाई, इसमें ये बोला गया है कि भाई व्यक्ति जो है वो, उसे मान लो प्रॉपर नॉलेज है, उसे पता है कि भाई सही चीज क्या है, ठीक है, उसके बावजूद भी भाई वही सही जानता हुआ भी कोई और डिसीजन ले ले। मान लो भाई ये प्रॉब्लम थी एक, ठीक है, इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन थे, उसे प्रॉपर अच्छे से पता है, उसे पूरी नॉलेज है कि भाई ये वाला जो ऊपर वाला डिसीजन है ये सही था, फिर भी भाई क्या है, अगर वो दूसरा डिसीजन ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं? बंधुत्व या संकल्पिक तार्किकता। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों को भाई ये इस चीज से रिलेटेड दिख रहा होगा, व्यक्तिपरक तार्किकता से रिलेट लग रहा होगा, बट इसमें फर्क है। इसमें कैसा फर्क है? इसमें भाई व्यक्ति को मान लो ये 2 डिसीजन थे, इसमें ये नहीं पता था कि सही वाला कौन सा था, ठीक है ना, इसे ये नहीं पता था, बट ये क्या है, अपने आप में मैं करता है, यानी कि अपने ज्ञान को सबसे ऊपर मानकर डिसीजन लेता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि भाई रियल में कौन सा सही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, आप लोग समझ में आ चुका होगा। अगला है भाई हमारा व्यक्तिगत तार्किकता। अब ये भाई बहुत इजी सा है। इसमें क्या है भाई, व्यक्ति है, मान लो कोई इंसान है, कोई भाई अपने फायदे के लिए, अपने लक्ष्य के, अपने फायदे के लिए, अपने लक्ष्य के लिए भाई कोई डिसीजन लेता है, तो उसके पीछे व्यक्तिपरक तार्किकता होती है। यानी कि वो अपने सिर्फ अपने फायदे की बात देख रहा है, किसी दूसरे के फायदे की बात नहीं देख रहा। ठीक है, अगली है भाई संगठनात्मक तार्किकता। इसमें भाई नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें वो वाले निर्णय लिए जाते हैं जो संगठन के फायदे के लिए होते हैं। ठीक है ना, इसमें संगठन के उद्देश्य देखे जाते हैं, इसके फायदे देखे जाते हैं संगठन के। संगठन मतलब आप फैक्ट्री कह सकते हो, देश कह सकते हो, या कोई कंपनी वगैरह भी कह सकते हो। आई होप कि आप लोगों को भाई ये सारे जो है प्रकार समझ में आ गए होंगे तार्किकता के। ठीक है, अब भाई इसका आगे और काम पड़ेगा तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी निर्णय निर्माण प्रारूप, रूप भी कह सकते हो, या इसे
मॉडल के प्रकार भी आप कह सकते हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यह उन पद्धतियों को परिभाषित करते हैं जो कि निर्णय निर्माण में की जाती है। यानी कि निर्णय निर्माण प्रारूप या निर्णय निर्माण तुम मॉडल कह लो, ये क्या करते हैं भाई, ये हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में जो जो तरीके आते हैं, जो जो भाई पद्धतियां आती हैं, उन सब के बारे में बताते हैं हम लोगों को। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं भाई। निर्णय निर्माण के प्रारूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के निर्णय से संबंधित होते हैं। तो भाई यहाँ पे बता दिए जो निर्णय निर्माण के प्रारूप है या मॉडल है, ये मेनली भाई 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते हैं। मैं एक चीज और समझा दूं भाई आप लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है ना। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जो पहला मॉडल है हमारा वो कौन सा है भाई, सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण प्रारूप। मैं अभी भी भाई आप लोगों को दोबारा से एक चीज दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये प्रारूप जो है, ये जो मॉडल है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो भाई, मान लो ये रही एक समस्या, ठीक है। इस समस्या में मान लो ये रहे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है ना। ये 4 सॉल्यूशन दे दिए इस समस्या को सॉल्यूशन करने के, ठीक है। अब आप चारों में देखोगे तो चारों में ही निर्णय निर्माण हो रहा है भाई, यानी कि डिसीजन तो भाई चारों में ही ले सकते हैं। और मान लो यहाँ पे 4 बंदे और खड़े कर दूं मैं, ठीक है, और चारों ने भाई एक एक डिसीजन ले लिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई इस बंदे का होगा तो ये ठीक होगा, भाई चारों ही ठीक हो सकते हैं। सॉल्यूशन तो 4 ही हैं, चारों ही ठीक हो सकते हैं, ठीक है। बट इनमें सबसे ज्यादा काम का कौन सा है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका कौन सा है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो भाई ये 4 तरीके आप मान लो, ठीक है ना। यही 4 तरीके हम निर्णय निर्माण के पढ़ने वाले हैं। 4 रूप पढ़ने वाले हैं, 4 मॉडल कह लो या 4 प्रारूप कह लो या 4 प्रकार कह लो भाई निर्णय निर्माण के, ठीक है। यही चीज जो है अब हम पढ़ने वाले हैं असलियत में, ठीक है। और इनमें 3rd नंबर का जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। 3rd नंबर का जो आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन ने मेनली उसी के बारे में बात करी है, ठीक है। तो भाई क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भाई, यह प्रारूप किसी विषय पर बिना पर्याप्त विचार किए ही निर्णय लेने पर जोर देता है, इसलिए यह तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के विपरीत है। यानी कि भाई इस वाले मॉडल में क्या होता है, सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण में क्या होता है भाई, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस प्रॉब्लम के बारे में भाई पूरी नॉलेज नहीं लेंगे, ढंग से कोई डिसीजन मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, बस डिसीजन ले लेंगे। बिना प्रॉपर नॉलेज के भाई क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले प्रारूप में, सहज ज्ञान संबंधी प्रारूप में। जबकि जो तार्किक निर्णय निर्माण हम पढ़ेंगे, ये 3रे नंबर वाला का था, ठीक है ना, 3रे नंबर वाला, इसमें ऐसा नहीं होता भाई, इसमें बिल्कुल लॉजिक के साथ किए जाते हैं सारे काम। तो वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे हम जब इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है भाई, अनिश्चित परिस्थिति, समय एवं पैसे के अभाव में और बेहतर चुनाव ना होने के कारण लोग इस प्रारूप को अपनाते हैं। अब भाई दूसरे पॉइंट में ये बोला है, इस टाइप के डिसीजन को भाई कौन लोग अपनाते हैं, इस टाइप के डिसीजन कौन बंदे लेते हैं, जिनके पास भाई मान लो सिचुएशन ही नहीं है सोच विचार करने की भी, यानी कि नॉलेज वगैरह, प्रॉब्लम की नॉलेज वगैरह लेने की उनके पास सिचुएशन ही नहीं है ऐसी, ठीक है ना, या उनके पास टाइम ही नहीं है, या उनके पास पैसा ही नहीं है, पैसा का अभाव है, पैसा ही नहीं है उनके पास भाई पूरी नॉलेज लेने का समस्या से संबंधित, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, इस वाले तरीके को अपना लेते हैं। कौन से तरीके को भाई, सहज ज्ञान संबंधी प्रारूप निर्णय निर्माण, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भाई, यह प्रारूप अनुमान पर ज्यादा आधारित होता है और इसमें निर्णय बेहतर विकल्पों के आधार पर नहीं लिए जाते। बिल्कुल भाई, ये वाला जो हमारा प्रारूप है या प्रकार कह सकते हो या मॉडल कह सकते हो, इसमें क्या होता है भाई, मान लो ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ऊपर ही बता देता हूं भाई, ये प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नॉलेज वाले इकट्ठा नहीं करते बट डिसीजन ले लेते हैं। और इन्हें भाई कौन से लोग अपनाते हैं इस वाले तरीके को, जिनके पास भाई सिचुएशन नहीं होती, पैसा नहीं होता या समय वगैरह जो है नहीं होता, वो लोग जो है इस तरीके से निर्णय लेते हैं। अब भाई इस तरीके से निर्णय लोगे तो वो तो अनुमान के आधार पे होते हैं। अनुमान यानी कि अंदाजा लगाया भाई उन लोगों ने, उनको ना प्रॉपर नॉलेज है ना कुछ पता है, तो जस्ट अनुमान के आधार पे उन्होंने डिसीजन जो है अपना ले लिया, ठीक है भाई। चलो भाई अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इस प्रारूप में निर्णय उस परिस्थिति की समीक्षा करके या पहले के अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। भाई इस वाले प्रकार में क्या होता है, इस प्रकार में जो निर्णय लेते हैं ना, डिसीजन वगैरह जो लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, मान लो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग। तो क्या करोगे भाई, आपके पास पैसा भी नहीं है, आपकी स्थिति भी ऐसी नहीं है, ठीक है, आपके पास समय भी नहीं है, तो आप भाई अनुमान वगैरह ही ले आओगे। अब अनुमान भी ये थोड़ी है बेवजह, मतलब ऐसी कुछ चीज का भी अनुमान लगा लोगे। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, इसमें भाई ये होता है, आप ये देखोगे कि
ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, क्या पहले कभी प्रॉब्लम हो चुकी है ये? हाँ बिल्कुल हुई होगी भाई, कभी ना कभी तो किसी के साथ। तो उस बंदे ने या उस टाइम पे जो भी सॉल्यूशन होगा उसी के बेस पे भाई तुम भी वही वाला सॉल्यूशन जो है अपना लोगे। तो ऐसा होता है भाई इस वाले प्रारूप में, ठीक है, ये चीज समझाई गई थी आपको। अगला पॉइंट है भाई, जो निर्णय लिया गया है यदि वह लाभदायक नहीं होता तो उसी समय कोई दूसरा निर्णय ले लिया जाता है। मान लो भाई कोई ऐसे इन तरीकों से निर्णय ले भी लिया एक हमने, ठीक है, मान लो ये निर्णय हमारा किसी काम का नहीं है, डिसीजन हमारा वेस्ट हो गया, इसने नुकसान करा दिया, तो भाई दूसरा डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो हमारा वैसे ही नहीं लगता, समय वैसे ही खर्च नहीं होता, हम नॉलेज पूरी वैसे ही इकट्ठे नहीं करते, तो फटाफट दूसरा डिसीजन ले लो, बात खत्म। ये होता है इस वाले में, ठीक है ना। अगला है भाई, अगला क्या बोल रखा है, इस प्रारूप में निर्णय कई स्तरीय प्रक्रियाओं के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि भाई इस वाले मॉडल जो है, ये वाला जो मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो अलग अलग लेवल पे लिए जाते हैं। अलग अलग लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे भी ले सकते हैं या बिल्कुल छोटे लेवल पे भी ले सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो छोटे टाइप के लोग हो सकते हैं वो भी ले सकते हैं, या बड़े प्रबंधक मैनेजर टाइप के लोग होते हैं वो भी ले सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। तो कैसा भी पॉसिबल है। अगला बोल रखा है भाई, सहज ज्ञान संबंधी प्रारूप असंरचित और खंडित समस्याओं की समीक्षा करने के लिए बेहतर है। यानी कि भाई ये वाला जो हमारा मॉडल है, ये वाला जो प्रकार है हमारा सहज ज्ञान संबंधित प्रारूप जो है हमारा, ये क्या करता है भाई, छोटी छोटी जो समस्या होती है ना, उनका डिसीजन लेने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए या उनकी सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला मॉडल, ठीक है। तो बस भाई इतनी ही प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज जो है वो याद रखनी है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना ही आपके सिलेबस में भी दी गई होगी, ठीक है। मेन जो आपके सिलेबस में दी गई है वो भाई तार्किक निर्णय निर्माण ही है, और उसके बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। अगला जो मॉडल है भाई आपका है वो रचनात्मक निर्णय निर्माण। नाम से ही समझ लो भाई, रचनात्मक निर्णय निर्माण, यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो वाली प्रॉब्लम आ रही होगी जो हर बार अलग टाइप की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कुछ न्यू प्रॉब्लम आएगी। और इसमें भी भाई डिसीजन जो लेंगे ना वो कुछ अलग टाइप से लेंगे। ये नहीं है कि पहले जो डिसीजन लिया था सिर्फ वही ले लेंगे, कुछ अलग हटके अनोखे तरीके से डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। और इसके नाम से भी भाई समझ में आ रहा था, सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण, यानी कि इसमें प्रॉपर सहज ज्ञान जो है वो नहीं इकट्ठा करते भाई, बस डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भाई नाम से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करा करो तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं भाई इसकी भी। इस प्रारूप में कल्पनाशील नए विचारों की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि भाई मैंने तुम्हें बताया, इसके नाम में समझ में आ रहा है कि भाई इसमें नए नए तरीके खोजते हैं, ठीक है ना, नए नए तरीके खोजते हैं, नए नए विचार देखते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोल रखा है, इसमें व्यक्ति और संगठन अपने निर्णय में बहुत विषयक दृष्टिकोण अपनाने और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और कुछ नया प्रदान करने और निरंतर अपने निर्णय में ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक और अनोखा बनाने का प्रयास करते हैं। वही साफ सीधा सा मतलब मैं बोलूँ कि इसमें क्या करते हैं भाई, कोई भी जो भी व्यक्ति इस मॉडल के अनुसार अगर डिसीजन लेता तो वो क्या करता है भाई, अपना जो डिसीजन है ना वो बहुत अनोखे तरीके से लेता है, रचनात्मक तरीके से लेता है, ठीक है ना। बस यही चीज आप लोगों को समझाई गई थी। अब मेन जो इसमें बात पढ़ाई गई है वो यहाँ से है, ठीक है, रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के तरीके। यानी कि तुम रचनात्मक निर्णय निर्माण जो मॉडल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई निर्णय लेते हो तो वो कैसे लिया जाता है वो बताई गई है यहाँ पे चीज, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। पहला है भाई हमारा समस्या को जानना। तो सबसे पहले भाई क्या किया जाता है, अगर तुम्हें रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के मॉडल के अकॉर्डिंग भाई तुम्हें डिसीजन लेने हैं, तो सबसे पहले तुम्हें समस्या क्या है इस चीज को पता लगाना है, इस चीज की पहचान करनी है कि समस्या क्या हुई है भाई, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, फिर तुम्हें करना है आकलन। अब ये क्या चीज है भाई, यानी कि अब ये बोला गया भाई तुमने फर्स्ट स्टेप में समस्या का तो पता लगा लिया, अब समस्या के बारे में भाई सोचो, विचार करो और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी नॉलेज है वो इकट्ठी करो, ठीक है, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में भाई क्या बोला है इनने, उद्भवन। अब उद्भवन में क्या बोला है भाई, यानी कि तीसरे स्टेप में भाई आप लोगों को ये करना है कि अब तुम्हें उस वाली समस्या को जो है, जो भी समस्या आपने पता लगाई थी फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, अब उस समस्या के बारे में भाई क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट फिर भी भाई आप लोगों के माइंड में जो है वो समस्या चलती रहेगी। साफ सीधी सी बात है भाई, जब प्रॉब्लम हुई है तो वो समस्या चलती रहेगी, बट तुम्हें अब उस समस्या के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। अगला भाई इन्होंने बोला स्पष्टीकरण। चौथे स्टेप में भाई तुम्हें ये बोल रहा है
कि जब तुम ध्यान नहीं दोगे ना समस्या की तरफ तो भाई तुम्हें सॉल्यूशन जो है वो दिखने लग जाएंगे, समाधान जो है वो दिखने लग जाएंगे। अब फिफ्थ स्टेप ये बोला है भाई इन्होंने सत्यापन और प्रयोग के स्तर पर, यानी कि जब भाई अब तुम्हें सॉल्यूशन दिखने लग गए, समाधान दिखने लग गए, तो ये कह रहे हैं भाई जो सॉल्यूशन तुम्हें दिखे हैं उनमें से किसी एक को चुनो, उसका सत्यापन करो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जांच पड़ताल करके किसी एक को चुन के उसका क्रियान्वयन कर लो, यानी कि उसे अप्लाई कर लो। ठीक है ना। तो ये वाला जो तरीके है वो है हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। आई होप कि भाई आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ फर्क आप लोगों को दिखा नहीं होगा इस वाले में भी और ऊपर वाले में भी। ठीक है ना। तभी मैंने बताया भाई आप लोगों के लिए ये दो जो मॉडल थे इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो दो मॉडल पढ़ाए गए हैं सबसे ज्यादा ये 3rd नंबर वाला जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा मेन है आपका, और यहीं से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है आपसे, तो प्लीज याद जरूर रखना इसे। चलो भाई इसके बारे में पढ़ते हैं, तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। अब जो भाई हर्बर्ट साइमन है वो भी मेनली इसी पे फोकस करते हैं, तो इस चीज का भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, चलो भाई इसमें देखते हैं। इस प्रारूप में व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करता है। तो इस वाले भाई मॉडल में क्या होता है, इसमें भाई व्यक्ति है, मान लो उसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, अब भाई वो क्या करेगा, अपनी बुद्धि का यूज करेगा, अपने विवेक का यूज करेगा। ठीक है ना, यानी कि अपने दिमाग का, अपनी नॉलेज का यूज करेगा और जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे सॉल्यूशन पता लगाएगा। ये करता है भाई इस वाले प्रारूप में। ठीक है। और क्या होता है भाई इस वाले प्रारूप में, इसमें निर्णय से संबंधित हानि को कम करने और लाभ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस वाले मॉडल में भाई हम जो भी डिसीजन लेंगे उसकी कम से कम हानि पे ध्यान दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इस चीज पे ध्यान दिया जाता है डिसीजन लेते समय। ठीक है। और क्या किया जाता है भाई, इस प्रारूप के अनुसार जब निर्णय के निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो वह तर्कसंगत साक्ष्यों, तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। यानी कि भाई अगर इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई बंदा डिसीजन लेता है, उस डिसीजन का जब निष्कर्ष निकल के आता है, यानी कि उस डिसीजन से जो भी काम वाम हुआ है, जो भी सॉल्यूशन वगैरह हुआ है, वो किस पे आधारित होता है भाई, वो तुम्हारा तर्कसंगत पर आधारित होता है, तर्कसंगत साक्ष्यों पर, यानी कि लॉजिकल जो सबूत होते हैं उन पर आधारित होता है, फैक्ट पे, सच्ची बातों पे और इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। इस प्रारूप में भाई वस्तुपरकता, अनुभव और मिथ्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ये वाला जो मॉडल है हमारा भाई तार्किक निर्णय निर्माण, इसमें क्या होता है भाई वस्तुपरकता, यानी कि भाई जांच पड़ताल करना, और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और मिथ्यता यानी कि कम खर्चे पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। ठीक है ना। यानी कि इस वाले मॉडल में क्या किया जाता है, जब भी भाई हम डिसीजन लेते हैं इस वाले मॉडल में तो जांच पड़ताल जो है पूरी दबा के करते हैं, एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ खर्चा भी कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। ठीक है। अब भाई इसमें तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण बताए गए हैं, यानी कि इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग डिसीजन जो है वो तुम्हें कैसे लेना है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है तुम्हें। ठीक है ना। तो चलो भाई पढ़ते हैं कैसे कैसे हमें इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है। पहला भाई स्टेप है हमारा समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहला भाई आप लोगों को साफ सीधा समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले भाई हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, समस्या क्या हुई है। ठीक है, तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा स्टेप है भाई निर्णय के मापदंड स्थापित करना। दूसरे स्टेप में भाई ये बोल रहा है कि जो भी निर्णय तुम लेने वाले हो, डिसीजन जो भी तुम लेने वाले हो, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पता लगाओ, यानी कि क्वेश्चन लाओ अपने माइंड में डिसीजन से रिलेटेड। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे कि भाई मान लो ये प्रॉब्लम हुई है, तुमने एक प्रॉब्लम पता लगा ली और ये इसके भाई मान लो 3 सॉल्यूशन है। ठीक है। अब 3 में से भाई तुमने ये वाला तुमने चूज कर लिया एक। ठीक है। अब जब चूज कर लिया तो ये पूछ रहा है भाई सबका पता लगाओ, क्वेश्चन लाओ अपने माइंड में कि अगर हमने ये वाला चूज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है सारी, इसमें जोखिम क्या है इस वाले में। ठीक है। और आवश्यकता क्या है, हमें जरूरत क्या है भाई, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, हित देखना भाई यानी कि फायदा वगैरह क्या है, पसंद देखना भाई क्या चीजें ठीक है क्या चीज नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो चेकआउट करनी है हमें डिसीजन लेते समय। ठीक है। दूसरे स्टेप में ये करना है। तीसरे स्टेप में भी ये क्या कह रहा है भाई निर्णय के मापदंड का प्रभाव, यानी कि तीसरे स्टेप में ये बोल रहा है भाई जब तुमने अपने डिसीजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का पता लगा लिया, उसके बाद भाई इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप रखो, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बात तुम्हें सबसे पहले पता होनी चाहिए थी वो तुम्हें आखिरी में पता लग रही है, ऐसा नहीं है। सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप रखो, जो सबसे पहले आती है उन्हें पहले रखो,
जो बीच में आते हैं बीच में, जो सबसे आखिरी में आती हैं उन बातों को सबसे आखिरी में रखो। ठीक है, ऐसा बोला चौथे स्टेप में। ठीक है, अगला स्टेप जो है भाई इसका अगला है संभावित विकल्प का पता लगाना। अब ये कह रहा है कि भाई अब तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी वगैरह सब इकट्ठी कर ली, जानकारी को स्टेप बाय स्टेप रख भी लिया। ठीक है, अब जो भी समस्या हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, जितने भी ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शनों का पता लगाओ, उन सारे विकल्पों का पता लगाओ। ठीक है, अगले स्टेप में क्या बोल रहा है भाई, अगले में कह रहा है प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करो, यानी कि जितनी भी तुमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे भाई जितने भी तुम्हारे ऑप्शन, जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी तुमने सॉल्यूशन पता लगाए हैं, उन सब की सॉल्यूशन की जांच करो। ठीक है, इन सारे सॉल्यूशन की तुम्हें जांच करनी है। फिर भाई बेहतर विकल्प का चुनाव करना। अब ये कह रहा है ये सारी चीजें करने के बाद भाई तुमने जो भी मान लो इतने सारे सॉल्यूशन थे, इतने सारे ऑप्शन थे, इनमें मान लो तुमने ये वाला चुना है तो सबसे बेहतर वाला चुनो, जो सबसे बेहतर तुम्हारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, हर चीज के जांच पड़ताल पूरा करने के बाद जो भी सबसे ज्यादा बेहतर था, मान लो ये वाला बेहतर था, तो सबसे बेहतर वाला विकल्प चुनो। ठीक है ना, ये कह रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है भाई निर्णय का क्रियान्वयन। अब लास्ट में ये कह रहा है कि भाई जो भी तुमने फाइनल अपना डिसीजन चुन लिया, यानी कि ऑप्शन चुन लिया, मान लो ये प्रॉब्लम थी, इसके सॉल्यूशन थे, अब तुमने भाई अपनी पूरी जांच पड़ताल करके मान लो ये वाला डिसीजन फाइनल कर लिया, अब इसका क्रियान्वयन कर दो, यानी कि अब इसे अमल कर दो, इसे अप्लाई कर दो। ठीक है भाई, आगे बोल रखा है भाई निर्णय का मूल्यांकन। अब भाई जब तुमने अप्लाई कर दिया तो उससे सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, उसका क्या परिणाम निकला, या कुछ प्रॉब्लम और तो क्रिएट नहीं हो गई, अब इस चीज की तुम जांच करो, उस निर्णय की जांच करो अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को भाई ये तार्किक निर्णय निर्माण भी समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ टफ चीज नहीं है, बहुत इजी सी चीजें है। ठीक है भाई, अब भाई लास्ट हमारा है हमारा सीमित तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप, या इसे भाई प्रशासनिक मानव मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। ये चौथे नंबर का, तो इसमें भी पढ़ लेते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग कैसे निर्णय जो है लिए जाते हैं, डिसीजन वगैरह जो है कैसे लिए जाते हैं। तो भाई पढ़ते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। इसमें साइमन मानव तार्किकता के सीमाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं। भाई इसके नाम से ही समझ में आ रहा है सीमित, यानी कि इसमें कुछ लिमिट्स की बात हो रही होगी, यानी कि इस वाले मॉडल के अंदर जो मानव डिसीजन वगैरह लेता है ना, वो कुछ लिमिट्स वगैरह में लेकर लेता है। ठीक है ना, लिमिट्स में रहकर लेता है। ठीक है, तो वही लिमिट्स जो है वो हर्बर्ट साइमन ने दर्शाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, साइमन के अनुसार मनुष्य की विवेकशीलता सीमित होती है और प्रशासनिक व्यवहार में पूरी तरह से तार्किकता संभव नहीं है। अब भाई इस वाले मॉडल में साइमन क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं कि भाई जो मनुष्य है उसकी विवेकशीलता, यानी कि उसकी जो समझदारी होती है वो लिमिटेड होती है। जरूरी नहीं है हर कोई जो है व्यक्ति सारे ही समझदार होते हैं, भाई सारे समझदार होंगे भी तो उनकी भी कुछ लिमिट्स होगी। ठीक है ना, समझदार एक लिमिट तक ही तो होगा, ये थोड़ी है भगवान ही बन के बैठ जाएगा, सारी समझ उसी में आ जाएगी। तो लिमिट होती है भाई मनुष्य में। ठीक है ना, उनकी समझदारियों में लिमिट होती है, और प्रशासनिक व्यवहारों में पूरी तरीके से तार्किकता संभव नहीं है। यहाँ पे एक और बात बोली भाई साइमन ने, जो प्रशासनिक व्यवहार होता है, यानी कि हम प्रशासन वगैरह जो करते हैं, शासन वगैरह जो करते हैं देश में या फैक्ट्री में या आप कंपनी में कह सकते हो, तो उसमें भाई हमेशा से तार्किकता जो है पूरी तरीके से संभव नहीं है। भाई कहीं कहीं पर लॉजिक देखा जा सकता है, बट हर जगह पर लॉजिक जो है वो काम नहीं करता, ऐसा बोला है। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई मनुष्य अपने निर्णय में 100% सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। बिल्कुल भाई, लिमिट्स वगैरह मैंने बताया ऊपर ही कि साइमन जो है इस वाले मॉडल के अंदर लिमिट्स बताने की कोशिश करेंगे मनुष्य की तार्किकता की। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिमिट ही बताई है। लिमिट ये क्या बताई है कि भाई मनुष्य जो है वो निर्णय लेने में भाई 100% श्योर नहीं होता कि ये सही है या गलत है। आप खुद सोचो, आप कोई डिसीजन लेते हो, मान लो एक प्रॉब्लम आ गई, उसके भाई 4 सॉल्यूशन है। ठीक है, 4 सॉल्यूशन है, 4 में से आपने ये चुन लिया, तार्किकता के आधार पे पूरा लॉजिक वॉजिक सब लगा के आपने ये चुन लिया। ठीक है, अपनी पूरी जांच पड़ताल करके, फिर भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए, पूरे 100% आप श्योर नहीं हो सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई है साइमन ने। ठीक है, आगे बोला गया है भाई, आगे क्या बोला गया है, मनुष्य के निर्णय निर्माण में बहुत सारी सीमाएं होती हैं। और जैसा कि भाई हमने ऊपर पढ़ा था, जो साइमन है इस वाले मॉडल में मनुष्य की तार्किकता की सारी सीमाएं जो है, लिमिट्स जो हैं वही गिनवाएंगे। तो भाई गिनवा रहे हैं। अब सारी सीमाएं जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो, सारी लिमिट्स जो है। पहली लिमिट जो है विकल्पों का पूर्ण ज्ञान ना होना।
अब भाई हर मनुष्य को पूरी तरीके से ज्ञान थोड़ी होगा। मान लो कोई प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ, मान लो 4 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या बोला था भाई, जो तार्किक निर्णय निर्माण था उसमें क्या देखा गया था हमने, जब डिसीजन लेना होता था तो पूरी तरीके से नॉलेज लेंगे तब जाके डिसीजन लेंगे। तो जरूरी थोड़ी है भाई कि पूरी तरीके से ही ज्ञान होगा सभी व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति को हो सकता है और कुछ को नहीं हो सकता, तो ये भी एक लिमिट है, ठीक है। अगला है भाई विकल्पों के परिणामों का पूर्ण ज्ञान न होना। अब भाई हमने डिसीजन मान लो कोई ले लिया, अब उस डिसीजन का परिणाम क्या निकलने वाला है इस चीज का भी हमें कैसे अंदाजा होगा, कैसे ज्ञान होगा इस चीज का भी, ये चीज भी हमें प्रॉपर नहीं पता होगी। इस चीज का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है, हमें नहीं पता होगा ये चीज भी। अगला है भाई विकल्पों के प्राथमिकता क्रम का सही ज्ञान ना होना। मान लो भाई आई समस्या थी, समस्या के हमें 4 सॉल्यूशन मिले थे, अब हम कैसे पता लगाएं भाई, इस चीज की भी बंदों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, मनुष्य को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि भाई ये वाला डिसीजन सबसे बेहतरीन है, ये उससे थोड़ा कम बेहतरीन है, ये उससे भी थोड़ा कम बेहतरीन है और ये सबसे कम बेहतरीन है। ये प्रॉपर नॉलेज कैसे होगी हमें इस चीज के बारे में, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, किस लॉजिक पे कह सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीमाएं गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं मनुष्य की, ठीक है ना, इस वाले मॉडल के अंदर। आगे और चीज बोली गई है भाई मनुष्य की खुद की सीमाएं होती हैं। भाई मनुष्य की खुद की भी भाई कुछ सीमाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था कि भाई पैसे वगैरह की कमी होती है बहुत से लोगों के पास, बहुत सौ की सॉल्यूशन ही ऐसा नहीं होता, बहुत सौ के पास भाई समय नहीं होता चीजों का पता लगाने का, तो ये मनुष्य की खुद की सीमाएं हो गई, ठीक है। और क्या है भाई, सूचनाओं में अभाव हो सकता है भाई, यानी कि डिसीजन जो हम ले रहे हैं किसी चीज का, तो उस चीज के बारे में हमें प्रॉपर जरूरी थोड़ी पूरी प्रॉपर सही नॉलेज ही मिल रही है, जहां से भी मिल रही है, कहाँ लिखा है ऐसा कि प्रॉपर सही नॉलेज ही मिल रही है हमें, ठीक है ना, तो ये चीज भी कंफर्म नहीं है। अगला है भाई संगठन के नियम उपनियम संचार के कारण निर्णय में बाधा होती है। अब चलो भाई डिसीजन चलो ले भी लेंगे, फिर भी डिसीजन में भाई क्या होता है, संगठन के नियम के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, उपनियम के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, संचार के कारणों के नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि नियमों के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। मान लो 4 सॉल्यूशन थे एक समाधान का, ठीक है, ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का भाई एक ये फैक्ट्री की एरी भाई प्रॉब्लम तुम्हारी और इसके 4 सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो हमें भाई ये बीच वाला पसंद आया, ठीक है, सारी हमने प्रॉपर जांच पड़ताल सब कुछ करके देख लिया, हमें बीच वाला सही लगा। अब ये भाई मान लो संगठन के जो नियम वगैरह होंगे, फैक्ट्री के या कंपनी वगैरह के नियम होंगे, उसके अकॉर्डिंग सही ना हो, ये भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे यही सीमाएं गिनवाने की कोशिश की है यहाँ पे मनुष्य की, कि निर्णय लेते समय मनुष्य की बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, बहुत सारी सीमाएं होती हैं, और इस मॉडल का भाई नाम भी यही था, सीमित तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप, ठीक है ना, या प्रशासनिक मानव मॉडल भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। चलो भाई अब लास्ट में एक पॉइंट और दे रखा है, यहाँ पे ये पढ़ देते हैं। अंततः हर्बर्ट साइमन कहते हैं उपरोक्त कारण से मनुष्य की तार्किकता सीमित होती है, ऐसी स्थिति में 100% सही निर्णय लेने के स्थान पर संतुष्ट निर्णय लेना बेहतर होता है। यानी कि भाई यहाँ पे एंड में हर्बर्ट साइमन ने यही बोला है कि भाई मनुष्य की बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, ठीक है ना, निर्णय लेते समय, और इस वजह से भाई तार्किकता की बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी लिमिट्स है मनुष्य की, और मनुष्य जो है वो जो अपने डिसीजन वगैरह लेता है उसमें 100% जो है उसे श्योरिटी नहीं होती। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है जो सबसे ज्यादा संतुष्ट लगे तुम्हें। मान लो 4 ऑप्शन थे, अब चारों में से 100% किसी में भी श्योर नहीं हो सकते तुम, 100% 100% किसी में भी श्योर नहीं हो सकते जब तक उसे अप्लाई करके नहीं देखोगे। तो सॉल्यूशन इस चीज का ये है, जिस निर्णय से, जिस वाले ऑप्शन से तुम संतुष्ट हो उस वाले ऑप्शन को चुन लो, दैट्स इट, ठीक है ना। बस यही चीज थी भाई सीमित तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई ये वाला जो है मॉडल समझ में आ गया होगा, ये प्रारूप आप कह सकते हो, समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब भाई ये आपकी लास्ट हेडिंग है, लास्ट है आपकी सीमित तार्किक प्रारूप की आलोचना, या भाई आपसे तार्किक निर्णय निर्माण की आलोचना पूछ ले, या आप लोगों से किसी भी चीज की, जितना भी आपने ऊपर तक पढ़ा है, ठीक है ना, तार्किक निर्णय निर्माण पढ़ा है, या किसी भी चीज की, ये आपसे पूछ ले, हर्बर्ट साइमन की आलोचना पूछ ले, हर्बर्ट साइमन के विचारों की आलोचना पूछ ले, तो कुछ भी आलोचना मतलब बुराइयां या कमियां आप कह सकते हो, ठीक है, ये पूछ ले तो भाई ये सारी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसमें सीमित तार्किक प्रारूप लिखा तो सिर्फ उसी की है, उसी की नहीं है भाई, ये सबकी है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं,
कि क्या क्या बुराइयां करी है भाई लोगों ने, क्या क्या कमियां निकाली हैं हर्बर्ट साइमन के विचारों में, ठीक है, या ये जितने भी 4 मॉडल हमने पढ़े इस चीज के अंदर, ठीक है। चलो भाई देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बुराई जो है आप लोगों की वो किसने करी भाई, हुबर ने, दास ने और टेंग ने। ये भाई कौन है, ये इंसानों के नाम है, पढ़े लिखे इंसानों के, विद्वानों के नाम है, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्हें हम विद्वान कहते हैं। तो इन्होंने भाई बुराई क्या करी कि पूर्ण और सीमित तार्किकता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं दिखता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई हर्बर्ट साइमन ने हमें कंफ्यूजन में छोड़ दिया कि पूरी तार्किकता क्या चीज होती है और सीमित तार्किकता क्या होती है। यानी कि पूरा लॉजिक या पूरा लक्ष्य या सीमित लक्ष्य या पूरा लक्ष्य क्या होता है, इस चीज को अच्छे से डिफाइन नहीं करा। और ये चीज हमने ऊपर पढ़ी भी भाई, हमें खुद समझ नहीं आया कि हर्बर्ट साइमन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे ढंग से, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे यही बुराई करी है कि भाई जो हर्बर्ट साइमन थे उन्होंने पूर्ण और सीमित जो तार्किकता है, पूर्ण और सीमित जो तार्किकता है इसमें भाई अच्छे से विभाजन नहीं करा, ठीक है ना। यानी कि अच्छे से नहीं बताया क्या अंतर था, ठीक है। ये थी पहली कमी या पहली बुराई, पहली आलोचना आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी है भाई तुम्हारी दूसरी कमी भाई ये है कि जो भी बुराई करने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये किसी फैक्ट्री, कंपनी या किसी देश को समझने के लिए अच्छी तो है, बट पूरी तरीके से नहीं समझ सकते भाई। इस चीज से हम किसी देश या फैक्ट्री या किसी कंपनी के बारे में हर चीज का पता नहीं लगा सकते निर्णय निर्माण से, ठीक है ना। और जबकि हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला था भाई ऊपर, जब आपको पढ़ाया भी था मैंने, हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि भाई अगर किसी संगठन का पता लगाना है, हमें किसी संगठन को अच्छे से समझना है, तो बस भाई निर्णय निर्माण प्रक्रिया को समझ लो उस संगठन की, तो आप संगठन के बारे में प्रॉपर जान जाओगे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बताया भाई आलोचकों ने, कमियां निकालने वाले लोगों ने, ठीक है। अगली है भाई तुम्हारे थर्ड पॉइंट में, या थर्ड आप आलोचना कह सकते हो, तो ये किसने करी है भाई, नार्टन, ई लांग और पी सेल्जनिक। तो भाई ये 2 लोगों के नाम है, थोड़े अजीब अजीब से नाम है, याद रखना, ठीक है। ये भी पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी भाई कमियां निकाली है, बुराई करी है हर्बर्ट साइमन की। क्या करी है चलो पढ़ते हैं। साइमन ने प्रशासनिक नौकरशाही की भूमिका को कम आंका है, जबकि क्या है भाई, नौकरशाही को समझे बिना प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन हमेशा त्रुटिपूर्ण होगा। अब देखो भाई मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, पहले तो कुछ टफ वर्ड है उसका मतलब समझा देता हूँ। त्रुटि मतलब होता है भाई कमी, यानी कि कमीपूर्ण होगा, ठीक है ना। आगे समझाता हूँ, अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखो भाई इन दोनों लोगों ने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है, जो साइमन थे ना भाई, साइमन ने नौकरशाही को भाई कम ध्यान दिया है। अब ये नौकरशाही क्या होते हैं, यानी कि जो संगठन है, मान लो संगठन यानी कि देश कह सकते हो आप, कंपनी कह सकते हो या फैक्ट्री कह सकते हो, तो इसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना भाई, इन लोगों को कम अहमियत दी है, इनके बारे में ज्यादा अध्ययन करने पे जोर नहीं दिया। जबकि भाई तुम्हें किसी संगठन को जानना है या किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री या किसी देश को अच्छे से जानना है, तो इन लोगों से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा एक संगठन ही भाई इन लोगों से ही मिलकर बनता है जो इस चीज को चलाते हैं। और किस चीज से बनता है, क्या 4 दीवार खड़े करने से थोड़ी बन जाएगा संगठन, फैक्ट्री या कंपनी, ठीक है ना। आप इन लोगों से मिलकर बनता, तो इन लोगों अध्ययन पे ज्यादा ध्यान दो। अगर इन लोगों का अध्ययन अच्छे से नहीं करोगे तो वो जो तुम अध्ययन करोगे वो त्रुटिपूर्ण होगा, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकलेंगी, ठीक है। ऐसा समझाया थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा, या फोर्थ आलोचना आप कह सकते हो, ये किसने करी है भाई, टेंग ने। ये एक व्यक्ति का नाम है टेंग, याद रखना। इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने भाई साइमन के जो सीमित तार्किक सिद्धांत था इसकी आलोचना करी, इसमें कमी निकाली, ठीक है। और फिर भाई कहा, क्या कहा भाई, इन्होंने कहा जो सीमित तार्किक सिद्धांत है ना भाई, ये जो है ये व्यवहारिक और निजी संगठनों के लिए तो अच्छा है, बेहतर है, ठीक है ना। व्यवहारिक और निजी संगठन यानी कि वह संगठन जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के फायदे के लिए बात करता है, ठीक है ना। मान लो जैसे कि एक फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों की फायदे की काम की चीज होती है, कुछ लोगों के फायदे की बात होती है, ठीक है ना। लेकिन जिसमें सार्वजनिक या सरकारी संगठन जो होते हैं, यानी कि जहां पे सबके भलाई के लिए काम ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देश में, तो उनके लिए भाई ये वाला जो है सिद्धांत ठीक नहीं है, ऐसा बताया है टेंग ने, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिफ्थ आलोचना क्या हुई है भाई, कई आलोचक मानते हैं नीति निर्माण में केवल कार्यकुशलता और लाभ हानि विश्लेषण को ही महत्व नहीं देना चाहिए। तो यानी कि भाई कुछ बुराई करने वाले लोगों ने क्या कहा कि नीति निर्माण जो है, अगर हम डिसीजन लेंगे
तो डिसीजन में भाई हमेशा सिर्फ कार्यकुशलता या लाभ हानि को ही मत देखो, सिर्फ उसी चीज की जांच मत करो, और भी बतेरी चीजें हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बोला है बहुत सारे आलोचकों ने। आगे क्या है भाई, कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि तथ्य और मूल्य के बीच विभाजन करना और मूल्यों को बहिष्कृत करना समस्या के पास पहुंचने का कोई सही तरीका नहीं है। यानी कि भाई कुछ लोगों ने ये बोलकर भी बुराई करी है कि अगर तुम सिर्फ तथ्यों और मूल्यों का पता लगा लोगे, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर बता दोगे, और भाई जो मूल्य होते हैं, मूल्य मतलब कि भाई आप ये कह सकते हो वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू को तुम हटा दोगे, अलग कर दोगे, तो इससे भाई क्या गारंटी है कि आपकी समस्या का जो है समाधान निकल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आलोचना की है। अगला है भाई, यहाँ पे समस्या से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि निर्णय निर्माता समस्या से संबंधित सारी जानकारी रखने और इकट्ठा कर पाने में समर्थक नहीं होते हैं, ठीक है ना भाई। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पे लिख लेना समर्थक नहीं होते हैं। तो भाई आगे क्या कमी बताई है, क्या आलोचना बताई है भाई, जैसे कि हर्बर्ट साइमन क्या कहते थे, समस्या के बारे में भाई पूरी अच्छे से नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान वगैरह लो, तब जाके डिसीजन लेना। बट यहाँ पे कुछ बुराई करने वाले लोगों ने क्या बोला है कि भाई समस्या से रिलेटेड सारी समस्या से रिलेटेड सारा जो जानकारी है वो होती भी तो नहीं है कहीं भी, और ये चीज बात गलत है कि समस्या से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फैक्ट है भाई, हम कहाँ लिखा है कि भाई सारी नॉलेज जो है वो प्रॉपर होगी समस्या से रिलेटेड। और चलो इनकेस मान लेते हैं अगर होगी भी, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी होगी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बट जिस व्यक्ति को डिसीजन लेना है भाई, क्या पता उसकी क्षमता ही ना हो भाई इतनी डिसीजन इकट्ठा करने की, जानकारी इकट्ठा करने की, उसे इतनी नॉलेज ना हो, तो क्या डिसीजन वगैरह भाई नहीं ले पाएगा? तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ऐसे करके बुरी कमियां बताई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भाई 8वां पॉइंट है हमारा भाई, समस्या से संबंधित सूचना इकट्ठा करने में काफी ज्यादा समय बर्बाद होगा और कोई निर्णायक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल भाई, अब तुम सारा भाई टाइम प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन निकालने में ही लगा दोगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब करोगे और उस पर डिसीजन कब लोगे? ऐसा बोला गया है इस वाले पॉइंट में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई, जितनी जटिल समस्या होती है उतना ही कठिन उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना होता है, तो यही इसकी सीमाएं हैं। हाँ भाई बिल्कुल, मान लो बहुत टफ ज्यादा, अब जैसे हर्बर्ट साइमन ने तो बोल दिया भाई जो भी प्रॉब्लम है उसका पहले भाई तुम जानकारी इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, तब जाके निर्णय लेना। अब देखो भाई, मान लो कोई प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है, तो उसकी भाई जानकारी भी तो निकालते निकालते पसीना छूट जाएगा लोगों का, क्योंकि जानकारी भी भाई बहुत सारी होगी उसके बारे में। तो इस वजह से ही भाई यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि एक लिमिट है, एक कमी है, ठीक है ना। इतना सारा टाइम जो है हम इस चीज के ऊपर वेस्ट नहीं करते कि कर सकते कि भाई जानकारी ही लेते रहेंगे, सॉल्यूशन भी निकालना है भाई, डिसीजन वगैरह भी लेना है। आई होप कि भाई आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। बाकी भाई ये नीचे मैंने एक टेबल आप लोगों की बुक वगैरह में दी गई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेबल जो है वो स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। इसमें भाई चारों जो है, चारों प्रारूप या चारों मॉडल जो है बताए गए हैं शॉर्टली, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अलग से भी, ठीक है। बाकी जो इसमें जो बातें लिखी हुई है मैंने आप लोगों को अच्छे से डीप में ऊपर पढ़ा दी है। अब भाई ये जो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है, आपका चैप्टर जो है अलग कंप्लीट हो गया। बाकी जो भाई आपके 3rd और 4th यूनिट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो भाई, मेरे को अपनी भी पढ़ाई करनी होती है और यूट्यूब से रिलेटेड और भी काम करने होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी मेरे को देखना होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस बना के रखो, मैं भी आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। और भाई मैंने इतना सिलेबस आप लोगों को करा दिया। देखो पेपर में भाई क्या करना है, आप लोगों को गिनती के 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और हर चैप्टर से मेनली एक ही क्वेश्चन बनता है। गिनती के भाई आप लोगों के 8-9 ही चैप्टर हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, या 8 से 10 होंगे, ठीक है ना। 10 चैप्टर हैं, हद से ज़्यादा आपके 10-12, तो सबसे एक एक ही क्वेश्चन बनता है। तो आधा सिलेबस मैंने आप लोगों को करा ही दिया है, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ही करा दिया है। तो आप इतना तो मान के चलो भाई, आप लोगों का पेपर जो है 4 ही क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, जो बहुत आराम से आप कर लोगे पेपर में 2 यूनिट्स के बावजूद भी, ठीक है। बाकी टेंशन मतलब 3rd और 4th यूनिट भी भाई जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, टेंशन मतलब पेपर से पहले पहले जो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। बाकी भाई आप लोगों को मेरी टीचिंग कैसी लगी प्लीज़ नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और अगर कुछ गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ कमी लगी हो, तो वो प्लीज़ वो भी बताना, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।